हेलो गाइस, आज मैं स्टार्ट करूंगा ऐसे 210। इससे पहले मैं ऐसे 200 ऑलरेडी कवर कर चुका हूं मेरी वीडियो में। लास्ट जो वीडियो है वो ऐसे 200 पे ही थी। आज ऐसे ऐसे 210 कवर करूंगा। मेरी पुरानी वीडियो आप मेरी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज स्टार्ट करूंगा ऐसे 210 जिसका नाम है एग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट। इसमें जो टर्म्स जो वर्ड है वो मेन वर्ड है, उसको मैंने आप देख सकते हैं हाईलाइट भी किया हुआ है, एग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। इसमें मेनली दो चीजें कवर होती हैं। फर्स्ट होती है टर्म्स, हमें कौन कौन सी टर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा, और दूसरी चीज होती है कि वो टर्म्स को कब कब रिवाइज करना है। तो पहली चीज स्टार्ट करता हूं मैं कि हम टर्म्स को क्या क्या टर्म्स हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। ये भी चीज बेसिकली दो चीजों में डिवाइड हो रखी है। एक होता है ये बेसिक जो टर्म्स होती हैं, और एक होता है एंगेजमेंट लेटर। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर जो होता है उसके हिसाब से भी हमें कुछ टर्म्स मैनेजमेंट हमें देता है। उन टर्म्स को ऑडिट देता है मैनेजमेंट को। उन लेटर के हिसाब से उस टर्म्स को मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा ऑडिट स्टार्ट करने से पहले। अगर ये टर्म्स फॉलो नहीं हुई तो ऑडिटर ऑडिट स्टार्ट नहीं करेगा। चलिए पहले टर्म्स पे आते हैं। पहली चीज होती है एपिक, APIC, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी ऑडिट टर्म्स भी होती हैं। ए से होता है एक्सेप्टेबल FRF, P से प्रिपरेशन ऑफ FS, I से इंटरनल कंट्रोल्स, एंड C फॉर कॉर्पोरेट। ये चारों कंडीशंस का एक सम होता है APIC। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। ये होती है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और ये टर्म्स भी बन जाती हैं। अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेजमेंट फॉलो नहीं करता है तो हम ऑडिट स्टार्ट नहीं करेंगे। इसमें जो कॉर्पोरेट है, इसमें हम कॉर्पोरेट किससे करना है, बुक से कॉर्पोरेट करना है। बुक्स हमें वो शो करना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो बुक्स पे लिमिटेशंस लगा दे। इंटरनल कंट्रोल्स पे, एंट्री एंड एग्जिट पे। एंट्री एग्जिट मतलब हम आ सकते हैं उसके प्रेमाइसेस में बुक्स चेक करने के लिए, और जा भी सकते हैं। ऐसा नहीं बुला तो लिया और भेजे ना, ठीक है ना। तो ये सब हमें टर्म्स फॉलो करनी पड़ेंगी। इसके अलावा एक होता है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, जो ऑडिटर देता है ऑडिटी को और बोलता है कि ये सब टर्म्स इसमें फॉलो होंगी। उसमें होता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट का, कि वो अपने मेंबर्स को कॉन्फिडेंस में ला सके कि ऑडिट अच्छी हुई है, और मतलब जो हम प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा चल रहा है, जो हमारा बिजनेस में काम चल रहा है वो अच्छा चल रहा है। मैनेजमेंट अपने मेंबर्स को कॉन्फिडेंस में ला सके। सेकेंड होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटी। ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं वो भी आपके लेटर में लिखा हुआ होता है। थर्ड होता है स्कोप ऑफ ऑडिट। कितना स्कोप है ऑडिट का? ऑडिट का स्कोप मतलब कितना ऑडिट करना है, लिमिटेड रिव्यू करना है, क्वार्टरली रिव्यू करना है, या एनुअल रिव्यू करना है, उस हिसाब से आपका स्कोप तय होता है। ये ऑडिटर तय करता है। फॉर्म ऑफ ऑडिट एंड FRF से कंप्लाई कर रहा है या नहीं। देखिए मैंने इधर एक एरो बनाया हुआ है, एक्सेप्टेबल FRF और FRF, ये दोनों एक ही चीज है। लॉ और लीगल कंप्लायंसेस से फॉलो करना चाहिए, जैसे वैट हुआ, GST हुआ, TDS हुआ, इनकम टैक्स हुआ, ESI हुआ, EPF हुआ। इन सब लीगल कंप्लायंसेस से फॉलो करना चाहिए। अगर ये सब नहीं हुआ तो हम ऑडिट स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कोई ऑडिट स्टार्ट ही नहीं हुई, मतलब मैनेजमेंट ने ये इनमें से कोई भी एक कंडीशन को फॉलो नहीं किया, तो फिर क्या होगा? अगर ये सब टर्म्स को फॉलो नहीं किया ना, तो मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारे लीगल कंप्लायंसेस लग जाएंगे। जैसे एक कंप्लायंस होता है कि आपको ROC को फिलिंग करनी पड़ती है, एनुअल रिटर्न को फिलिंग करनी पड़ती है ना, तो उसमें ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाती हैं। तो अब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे ही नहीं पाओगे, नहीं दे पाए टाइम से, तो 50,000 रुपए की पेनल्टी होती है, फीस होती है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारी, तो बहुत नॉमिनल अमाउंट है, ऐसे बहुत सारे आपके लीगल कंप्लायंसेस हो सकते हैं एक बिजनेस के ऊपर। ये तो बात हुई आपकी टर्म्स की। ये सब टर्म्स अगर फॉलो नहीं करे तो मैनेजमेंट को दिक्कत हो जाएगी। ऑडिटर तभी ऑडिट स्टार्ट करेगा, तभी टर्म्स फुलफिल होंगे। इसके अलावा दूसरी चीज होती है वेदर टू रिवाइज द टर्म्स ऑन एवरी न्यू ईयर ऑडिट। क्या ये टर्म्स को हमेशा हर साल को ऑडिटर को रिवाइज करना पड़ेगा? क्या मतलब मैनेजमेंट को रिवाइज करना पड़ेगा कि हर साल उसको रिमाइंड करना पड़ेगा कि ये टर्म्स थे, ऐसे ऐसे करना था? ऐसा हो सकता है। आपको पता होगा ना, वो रोटेशन का पीरियड होता है। एक सोल प्रोप्राइटर का ऑडिटर होगा तो 5 साल का उसका रोटेशन का पीरियड है, और अगर एक पार्टनरशिप फर्म होगा तो उसका 10 साल का होता है। तो ये उसी पे बेस है। उसमें पूछता है कि हर साल उसको टर्म्स चेंज करनी पड़ेंगी क्या? ऐसा हो सकता है।
ऐसा कब होगा? जब नेसेसरी है टर्म्स को चेंज करना। मैनेजमेंट कहेगा कि टर्म्स चेंज करो, लेकिन ऑडिटर देखेगा क्या क्या टर्म्स को चेंज करने का कोई महत्व है, क्या कोई जरूरी है ये टर्म्स को चेंज करना। जरूरी कब कब होगा? जरूरी हो सकता है इन कंडीशंस में, इनके अलावा और भी कंडीशंस हो सकती है, मैं वो कंडीशंस बता देता हूं आपको। पहला होता है लीगल या लॉ चेंजेस। लीगल चेंज आया या फिर कोई लॉ का चेंज आया तो उसमें टर्म्स को चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने पहले टर्म्स में लीगल में कुछ लिखा हुआ था, वो टर्म्स को चेंज हो जाएगा। चेंज इन स्कोप ऑफ बिजनेस। स्कोप ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस का अपग्रेडेशन हो गया, बिजनेस बढ़ गया, बिजनेस डाउनफॉल कर गया, तो उसमें स्कोप ऑफ ऑडिट भी चेंज हो जाएगा। न्यू टेक्नोलॉजी, अपग्रेड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, बिजनेस चेंज हो जाएगा, पूरा बिजनेस ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, बिजनेस गिर जाएगा तो उसमें भी चेंज हो जाएगा स्कोप ऑफ ऑडिट। चेंज इन KMP, की मैनेजर पर्सन ही चेंज होगा, जिन्होंने ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखा था, जिन्होंने ऑडिट एंगेजमेंट लेटर को देखा था, वही चेंज हो गए, तो फिर से उनको टर्म्स देनी पड़ेंगी ना, वही चीज इसमें लिखी हुई है। तो ये चारों चीजों के लिए हमको और आपको टर्म्स को दोबारा चेंज करना पड़ेगा, दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा, दोबारा उनको नोटिफाई करना पड़ेगा कि ये टर्म्स हैं। एंड द सेकंड थिंग इज, अगर व्हाट इफ मैनेजमेंट ने कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं दिया टर्म्स को चेंज करने का, मतलब टर्म्स चेंज, मैनेजमेंट ने बोला टर्म्स को चेंज करो बट कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन ही नहीं है उसका, मतलब ऐसे ऐसे बोल दिया कि बट टर्म्स को चेंज कर लो, तो उसके लिए क्या होगा, मैनेजमेंट को देखा जाएगा कि वो टर्म्स क्यों चेंज कराना चाह रहे हैं। हो सकता है कि वो अपना कोई ओन मोटिव के लिए टर्म्स को चेंज कराना चाह रहे हो, है ना, उन्होंने कुछ गड़बड़ कर रखी हो जिससे वो पकड़ में ना आ जाए, अनइंटेंशनल गड़बड़ कर रखी हो तो वो पकड़ में ना आ जाए, उस हिसाब से उन्होंने बोल रखा हो कि टर्म्स को चेंज करो, ठीक है। तो उसमें देखना पड़ेगा कि जब मैनेजमेंट बोलेगा कि टर्म्स को चेंज करो, ऑडिटर तो मना कर देगा क्योंकि कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, और अगर कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तो ऑडिटर फिर बोल देगा कि हमें चेंज नहीं करनी टर्म्स। फिर मैंने ऑडिटर से पूछेगा कि आप हमें ये ऑडिट कंटिन्यू करने दोगे या नहीं। अगर वो कंटिन्यू करने देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑडिट को कंटिन्यू कीजिए। अगर वो नहीं करता परमिट आपको ऑडिट कंटिन्यू करने को, तो आपको विड्रॉ करना है ऑडिट से, आपको ऑडिट कंटिन्यू नहीं करनी है, और इसके साथ साथ आपको रिपोर्ट करना है TCWG को, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, जो आप पढ़ते हैं ऐसे 260 में, कम्युनिकेशन टू TCWG। इसके अलावा मेंबर्स को भी कम्युनिकेट कर देना कि तुम्हारा मैनेजमेंट ऐसे ऐसे बोल रहा है तो हम ऑडिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज रही आपकी टर्म्स की और आपके रिवीजन की, कि हमें टर्म्स के रिवीजन करना है या फिर नहीं। इसमें एक तीसरी चीज आती है, बहुत छोटी सी चीज है। कभी कभी क्या होता है कि जो आपने FRF फॉलो किया है और जो लीगल कंप्लायंसेस है वो दोनों डिफरेंशिएट कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए आपने इंडिया फॉलो किया है और कंपनीज एक्ट कुछ और बोल रहा है, इस कंपनीज एक्ट कुछ और बोल रहा है और इंडिया कुछ और बोल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने डिस्क्लोजर्स में जो नोट्स टू अकाउंट के संग डिस्क्लोजर्स देते हैं ना, उसके संग देना पड़ेगा क्या इन दोनों के डिफरेंसेस जो हैं वो नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करके सॉर्ट आउट हो सकते हैं क्या। अगर ऐसा हो सकता है तो आप उसको डिस्क्लोज कर दीजिए, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आपको ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मैनेजमेंट की गलती है कि उन्होंने उन दोनों को कंप्लाई नहीं करा। एक चीज और होती है, जैसे मान लीजिए एक ऑडिट रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट आप पढ़ते हैं ऐसे 700 की सीरीज में, वो ऑडिट रिपोर्ट कौन देता है और ये एसएस कौन देता है, ऐसे इशू करती है ना इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें और मान लीजिए कंपनीज एक्ट ने भी एक आपका निकाल दिया ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट, उन दोनों में भी कुछ डिफरेंसेस हैं, तो उसका उन दोनों के डिफरेंसेस भी आपको कहाँ डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, अपने डिस्क्लोजर्स में उनको उनके डिफरेंसेस डिस्क्लोज कर दीजिए कि इसके हिसाब से ऐसा होता है और इसके हिसाब से ऐसा होता है, ठीक है। ये था आपका पूरा ऐसे 210। इसके अलावा ऐसे 210 में कुछ भी नहीं है, बस ये तीन चीज मिलनी है, टर्म्स, सेकेंडली आपका रिवीजन, और तीसरा वो डिफरेंसेस इन लीगल कंप्लायंसेस एंड व्हाट यू हैव एक्चुअली प्रिपेयर्ड। तो इन तीनों का ये पूरा सार है ऐसे 210। अगर आपको कोई भी डाउट्स से रिलेटेड तो आप मुझको कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।